और चलिए लंच टाइम में सबसे पहले बात ईरान इजरायल संघर्ष की कर लेते हैं। दोनों मुल्कों में पिछले कुछ दिनों से जारी तनातनी आज सुबह चरम पर पहुंच गई। कुछ दिन पहले इजरायल पर किए गए ईरान के मिसाइल अटैक का जवाब देते हुए इजरायल ने आज सुबह ईरान पर जवाबी कार्रवाई करते हुए हमला किया। इजरायल ने ईरान का कहना है कि इस्फान शहर पर मिसाइल से हमला कर दिया। इस्फान शहर में ईरान के कई परमाणु केंद्र हैं और अब यहां इजरायल ने हमला कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस शहर में एयरपोर्ट पर धमाकों की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद ईरान ने शिराज और तेहरान में हवाई उड़ानें सस्पेंड कर दी हैं। जानकारी के मुताबिक इजरायल ने हमला लिमिटेड स्कोप में किया और ईरान के न्यूक्लियर सेंटर को टारगेट नहीं किया। ईरान ने भी कहा है कि उसके न्यूक्लियर साइट्स सुरक्षित हैं। शहर में हालात फिलहाल सामान्य बताए जा रहे हैं। ईरान इजरायल संघर्ष से पूरे मिडिल ईस्ट में टेंशन है, लेकिन इस टेंशन के बीच ईरान से एक गुड न्यूज आई है। भारत सरकार की कोशिशों के बाद ईरान के कब्जे वाले शिप से भारतीय क्रू मेंबर एंटेसा जोसेफ को रिहा करा दिया गया। जोसेफ की वतन वापसी पर घर वालों में खुशी है। फिलहाल ईरान के कब्जे वाले जहाज में अब भी 16 भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं, जिन्हें वापस लाने के लिए भारत सरकार की ओर से तमाम कोशिशें की जा रही हैं। ये मोदी की गारंटी है, जो देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी चलती है। विदेश मंत्री एस जयशंकर का ये ट्वीट हर भारतीय की हिफाजत का संकल्प है। ईरान के कब्जे वाले शिप से इकलौती भारतीय क्रू मेंबर एंटेसा जोसेफ को रिहा कर दिया गया है और अब वो भारत लौट आई हैं। जैसे ही एंटेसा केरल के कोचीन एयरपोर्ट पर पहुंची तो अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। एंटेसा जोसेफ की वतन वापसी पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खुशी जताई और उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, शानदार काम इंडियन एम्बेसी, खुशी है कि एंटेसा जोसेफ घर पहुंच गई हैं। मोदी की गारंटी देश या विदेश हमेशा सभी जगह काम करती है। जोसेफ ईरानी सेना के कब्जे से भारत लौटकर बेहद खुश हैं। मुझे कई लोगों को धन्यवाद देना है। विदेश मंत्रालय के सीधे हस्तक्षेप के कारण मुझे इतनी जल्दी रिहाई मिली। बहुत से ऐसे लोगों ने भी इसके लिए काम किया है जिन्हें मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं जानती। मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी घटना घटेगी। मैं जानती थी कि युद्ध चल रहा है, लेकिन इसकी उम्मीद नहीं थी। अब वहाँ 16 भारतीय बचे हैं। केंद्र सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि बचे हुए भारतीयों की भी जल्दी ही रिहाई हो जाए। दरअसल इजरायल पर हमले से पहले ईरान ने भारत आ रहे पुर्तगाल के झंडे वाले एक जहाज को ओमान की खाड़ी में होर्मुज पास से जब्त किया था और इसकी जानकारी 13 अप्रैल को दी गई थी। इस शिप पर 25 क्रू मेंबर मौजूद थे, जिनमें 17 भारतीय और 2 पाकिस्तानी थे। केरल के त्रिशूर की रहने वाली जोसेफ भी शिप पर मौजूद थी। जोसेफ के सही सलामत वापस लौटने पर उनके परिवार ने राहत की सांस ली है। अब ईरानी सेना के कब्जे में फंसे बाकी भारतीय नागरिकों को छुड़ाने के लिए विदेश मंत्रालय की ओर से लगातार कोशिशें की जा रही हैं। उम्मीद की जा रही है कि ये कोशिशें रंग लाएंगी और बहुत जल्द बाकी सभी भारतीय नागरिकों की भी वतन वापसी हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की। डीआरडीओ ने स्वदेशी संकल्प को धार देते हुए ओडिशा के चांदीपुर में निर्भय मिसाइल के नए वर्जन का सफल परीक्षण किया। इस नए वर्जन की मिसाइल में स्वदेशी इंजन लगाया गया है। स्वदेशी इंजन से मिसाइल की ताकत और भी बढ़ गई है। इस नई मिसाइल से सेना की ताकत को नई धार भी मिलेगी। ये उड़ान हिंद की ताकत का प्रमाण है। ये मिसाइल हिंदुस्तान के दुश्मनों के लिए चेतावनी है। निर्भय क्रूज मिसाइल का ये सफल परीक्षण हिंदुस्तान के दुश्मनों की धड़कनें बढ़ा रहा है। डीआरडीओ ने गुरुवार को ओडिशा के चांदीपुर में स्वदेशी तकनीक से तैयार निर्भय क्रूज मिसाइल की मारक क्षमता का प्रदर्शन किया।
इस परीक्षण के दौरान रेंज सेंसर, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम और टेलीमेट्री के जरिए मिसाइल की पूरी उड़ान की ट्रैकिंग की गई। यही नहीं, मिसाइल की उड़ान को वायुसेना के सुखोई 30 MKI फाइटर जेट से भी ट्रैक किया गया। इस परीक्षण के दौरान मिसाइल ने सारे टेस्ट पास किए और ये सभी मानकों पर खरी उतरी। निर्भय मिसाइल 6 मीटर लंबी और 0.52 मीटर चौड़ी है। इसके विंग्स की लंबाई 2.7 मीटर है। ये 2 स्टेज मिसाइल है। पहले स्टेज में ठोस और दूसरे स्टेज में तरल ईंधन का इस्तेमाल होता है। इसमें स्वदेशी माणिक टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया गया है। इसकी अधिकतम रफ्तार 1111 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी अधिकतम रेंज 1500 किलोमीटर है और ये 300 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जा सकता है। इस मिसाइल में ऐसी कई खूबियां हैं जो इसे दुश्मनों के लिए काल बना देती हैं। मिसाइल के तौर पर यह मिसाइल टेरेन हंगिंग कैपेबिलिटी से लैस है। इस तकनीक की वजह से इस मिसाइल पर निशाना लगाना और इसे नष्ट करना बेहद मुश्किल है। निर्भय ITCM एक गाइडेड मिसाइल है, यानी यह मिसाइल टारगेट का पीछा करके उसे नेस्तनाबूद करके ही दम लेती है। अगर टारगेट ने रास्ता बदल लिया तो ये मिसाइल भी अपनी दिशा बदल सकती है। ये जमीन से कम 50 मीटर और अधिकतम 4 किलोमीटर ऊपर मौजूद टारगेट को ध्वस्त कर सकती है। इसे समंदर और जमीन दोनों जगहों पर मिसाइल लॉन्चर से फायर किया जा सकता है। ये मिसाइल समंदर के बेहद करीब उड़ान भर सकती है, जिससे ये दुश्मनों के रडार से बचते हुए बड़ी आसानी से अपने टारगेट तक पहुंच जाती है। निर्भय क्रूज मिसाइल को पहले से ही भारतीय सेना में योद्धा का गौरव हासिल है, लेकिन अब इसमें स्वदेशी इंजन लगने से इसकी ताकत और बढ़ गई है। ये स्वदेशी मिसाइल सेना के उन हथियारों में शामिल है जिनके दम पर हिंदुस्तान की सरहदें हर वक्त दुश्मन की नजरों से महफूज रहती हैं। मंजीत नेगी, गुड न्यूज टुडे। रक्षा के क्षेत्र में भारत न सिर्फ आत्मनिर्भर बन रहा है, बल्कि दुनिया को हथियारों और सैन्य साजो सामान की सप्लाई भी कर रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में डिफेंस एक्सपो में रक्षा क्षेत्र से जुड़ी 100 से ज्यादा कंपनियां अपना अपना साजो सामान लेके पहुंची। इनमें कई सैन्य उपकरणों का इस्तेमाल भारतीय सेना कर रही है। डिफेंस सेक्टर में भारत की तरक्की के पीछे MSME का कितना बड़ा योगदान है, देखिए इस रिपोर्ट में। स्वदेशी हथियारों का जलवा। पूरी दुनिया में भारत का डंका। भारत का डिफेंस सेक्टर इन दिनों बंदूक से निकली गोली की तरह सुपर फास्ट स्पीड से ग्रोथ कर रहा है। इस काम में भारत सरकार मेक इन इंडिया कार्यक्रम भी अपना जलवा दिखा रहा है। भारत न सिर्फ आज अपने लिए लड़ाकू विमान, ड्रोन और मिसाइल बना रहा है, बल्कि मेक इन इंडिया प्रोडक्ट अब दुनिया को भी पसंद आ रहे हैं। भारत की बढ़ती ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पहले हमें दूसरों पर निर्भर होना पड़ता था, लेकिन अब हम न सिर्फ डिफेंस के उपकरणों का निर्माण कर रहे हैं, बल्कि उनको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। हम कहते हैं कि अब हम नई जनरेशन के टैंक भी खुद बना रहे हैं, अब हम इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं। नई जनरेशन के एयरक्राफ्ट हम बना रहे हैं, हम इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हमारे रॉकेट्स और मिसाइल्स वर्ल्ड के बेस्ट से कम्पीट कर रहे हैं। सो आई थिंक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के साथ साथ जो इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी जो बढ़ रही है, जो हम कहते हैं GDP 5 ट्रिलियन लेके जाना है, तो डिफेंस की स्टोरी इसमें भी फिट बैठ रही है। ठीक है, जो हम कहते हैं कि 12 कंट्री से 15 कंट्री के बीच तेजस एक्वायर करना चाहते हैं इंडिया से, है ना, वो इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी देखिए कितना बढ़े। तो इंडिया इवेंचुअली इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बनने के रास्ते पे जा रहा है, जो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी।
दिल्ली में इन दिनों एरोडेफ इंडिया 2024 का आयोजन हो रहा है। इस एक्सपो में 100 से ज्यादा कंपनियों ने हिस्सा लिया है। इस तरह के एक्सपो एसएमई इकाइयों को सीधा डिफेंस से जोड़ने का एक मंच है। किसी भी एयरक्राफ्ट को बनाने में कई स्पेयर पार्ट्स का इस्तेमाल होता है और ये छोटी छोटी कंपनियां ही इन्हें बना रही हैं। एसएमई इकाइयों का महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि रफाल जैसे विमान आज भारत में बन रहे हैं, जिनके पुर्जे ये छोटी छोटी कंपनियां ही बना रही हैं। एमएसएमई अब ना सिर्फ छोटी सप्लाई चेन रह गई है, बल्कि डिफेंस की जो बड़ी बड़ी आप डील्स देखते हैं उसमें भी उन एमएसएमई की भागीदारी होती है और वहां तक भी एमएसएमई के प्रोडक्ट पहुंचते हैं। भारत ने आज रक्षा के क्षेत्र में जो तरक्की की है उसके पीछे कुछ कड़वे सबक भी हैं। कारगिल युद्ध के दौरान यूएस ने भारत के जीपीएस रडार को कम कर दिया था। इससे भारत को नुकसान हुआ था। युद्ध के दौरान जीपीएस का योगदान बहुत अहम हो जाता है। आज भारत एंटी जैमिंग जीपीएस में अपनी अलग पहचान बना चुका है। दुश्मनों से बचने के लिए और अपने हथियारों को बचा के रखने के लिए एंटी जैमिंग जीपीएस का इस्तेमाल काफी अहम हो जाता है। एयरफोर्स के कुछ रिटायर्ड ऑफिसर्स ने मिलकर एक एंटी जैमिंग जीपीएस बनाया जो डीआरडीओ और एयरफोर्स की उम्मीदों पर खरा उतरा। खास बात यह है कि ये जीपीएस 3 जैमर को एक साथ रोक सकता है। कि ये सिर्फ एक जामर नहीं, अगर 3 डायरेक्शन से मल्टीपल जामर आप क्या नाम है कोई जाम करने की कोशिश करता है जीपीएस रिसीवर को, तो ये तीनों को क्या नाम है प्रोटेक्ट करता है। और ये हमें बहुत ही फख्र महसूस होता है क्योंकि हम अपना प्रोडक्ट लेके डीआरडीओ के पास भी गए हैं, हमारी कई बार डिस्कशन भी हुई है। तो जब उन्होंने इसकी पैरामीटर्स देखे हैं तो दे हैव बीन वेरी हैप्पी कि वी हैव बीन एबल टू डेवलप दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी। ये प्रोडक्ट ऑलरेडी हमने इंडियन एयरफोर्स को दे दिया है। जीपीएस से लेकर ड्रोन तक हर तरफ मेक इन इंडिया की गूंज है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है कि भारत ड्रोन बनाने वाला और ड्रोन सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा देश बनकर उभरे और अपने इस संकल्प के लिए सरकार छोटी छोटी कंपनियों को काफी प्रोत्साहित भी कर रही है। लेकिन इन दिनों कई ऐसी वारदातें हुई जब पड़ोसी मुल्क के ड्रोन भारत के लिए चिंता का सबब बने। ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए अब भारत एंटी ड्रोन सिस्टम के साथ तैयार है, जो 50 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई भी ड्रोन भारत की तरफ भेजा जाता है तो ये उसकी पहचान करके उसको जाम कर सकता है। और साथ में हमारे खुद के भी ड्रोन्स उड़ रहे होते हैं, लेकिन हमारे पास सिस्टम ऐसा होता है कि हम उन हमारे जो इंडियन वाले जो ड्रोन है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के, हम अपने सिस्टम में उसके डाटा को फीड कर देते हैं कि ये फ्रेंडली ड्रोन्स हैं। तो जो बाहर के ड्रोन्स होंगे अगर हमारे उसमें नहीं रहा होगा कि ये पैरामीटर्स मैच नहीं कर रहे और इस जगह में नहीं उड़ना चाहिए और वो आ जाता है, तो हमारी टेक्नोलॉजी क्या करती है उसको पहले से ही उसको पकड़ लेगी, उसको ट्रैक करती है और उसको डिस्ट्रॉय कर देती। भारत में आज कई छोटी बड़ी कंपनियां भारतीय सेना को सामान सप्लाई कर रही हैं। ऐसे में इन सभी प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक बहुत जरूरी हो जाता है। एक ऐसी ही कंपनी है जो इन तमाम छोटे से बड़े स्पेयर पार्ट्स की टेस्टिंग का काम करती है, ताकि ये गारंटी हो कि विमान में लगा एक एक पुर्जा हर परिस्थिति में सुचारू रूप से काम करे। इस थर्मल शॉक चैम्बर का सबसे ज्यादा उपयोग जो आपके रफेस में या किसी भी एयरक्राफ्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स पीसीबीज होती हैं, उनको हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पर सिमुलेट करने के लिए करते हैं इस चैम्बर का। सपोज दैट आपने कोई पीसीबी में कोई कंपोनेंट लगाया, कुछ लगाया, 118 घंटे की उड़ान है, कहीं 140 डिग्री पे है, कहीं -40 पे है, कहीं स्पीड ज्यादा हो रही, तो कहीं वो खराब तो नहीं हो रहा है। इसको टेस्ट करते हैं, इस वजह से इसका यूज करते हैं। विमान हो या शिप या फिर मिसाइल, इनमें वायरिंग का काम लाजमी है। ऐसे में शॉर्ट सर्किट एक आम समस्या है जिससे आग लगने का खतरा हमेशा रहता है। इस समस्या को दूर करने के लिए एसएसआई केबल्स ने टेफ्लॉन वायर बनाना शुरू किया जिसमें आग नहीं लगती। इसकी सबसे खास बात यह है कि पहली लेयर अगर जल भी गई तो दूसरी लेयर हादसे को रोकने का काम करती है। इन केबल का इस्तेमाल अब डिफेंस सेक्टर में भी हो रहा है, क्योंकि ये एक स्पेशली डिज़ाइन हम लोगों ने इस पे लगभग 1.5 ईयर्स से इसमें R&D की। उसके बाद हमने इसको टेस्टिंग कराई मार्केट से, जो CPRI लैब है अपनी बेंगलोर में, उससे भी टेस्टिंग कराई है। इसके ऊपर BIS भी लिया है हम लोगों ने। तो ये अपने आप में एक फुल प्रूफ शॉर्ट सर्किट प्रूफ वायर है और ये फ्लेम रिटार्डेंट है, केमिकल रेजिस्टेंस है। तो ये एक यूनिक प्रोडक्ट है अपने आप में।
आसमान से लेकर समंदर तक जब जब भारत के बनाए विमान, समुद्री जहाज, मिसाइलें अपना जौहर दिखाती हैं, तो उसमें लगे हर एक छोटे बड़े पुर्जे के पीछे सैकड़ों स्वदेशी कंपनियों के योगदान की एक कहानी छिपी होती है। दिल्ली से नीतू झा, गुड न्यूज टुडे। वडोदरा में भीषण गर्मी से बचाने के लिए ट्रैफिक पुलिस के जवानों को एसी हेलमेट्स दिए गए हैं। ये हेलमेट चिलचिलाती गर्मी से जवानों को बचाएंगे। इस हेलमेट को IIM हैदराबाद के छात्रों ने तैयार किया है। चिलचिलाती धूप में ये हेलमेट ट्रैफिक के जवानों को ठंडी हवा का एहसास दिला रहा है। वडोदरा में इन दिनों आसमान से आग बरस रही है। पारा 44 डिग्री तक पहुंच गया है, लेकिन इस चिलचिलाती गर्मी के बीच ट्रैफिक पुलिस के जवान भी चौराहे पर खड़े होकर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। भीषण गर्मी इन जवानों की सेहत पर भारी न पड़े, इसके लिए प्रशासन ने इन्हें एसी वाले हेलमेट दिए हैं। इस तपती हुई धूप में ट्रैफिक जवान और ट्रैफिक अधिकारी जो होते हैं उनको धूप में खड़ा रह के ट्रैफिक नियमन करना पड़ता है। इसीलिए उनको डिहाइड्रेशन या हीट स्ट्रोक जैसे प्रॉब्लम न हो, इसलिए उन्हें एसी हेलमेट दिए गए हैं। इस हेलमेट को IIM हैदराबाद के छात्रों ने बनाया है। वडोदरा में करीब 450 ट्रैफिक जवानों को ये हेलमेट दिए गए हैं। फिलहाल 43 डिग्री के आसपास गर्मी है, तो तभी पुलिस ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने जो जवानों है उनको एसी वाले हेलमेट दिए हैं, जो कि गर्मी में काफ़ी उनको काम आते हैं। इसकी बात करें तो ये जो पूरा यूनिट है तो बैटरी से चलने वाला ये यूनिट है। कमर पे ये जो बैटरी लगी हुई है और उसको लगाने के बाद ये पीछे सर पर उसका स्विच है, उसको ऑन करते ही उसका टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर कम होने लगता है और एसी की हवा उसमें आने लगती है। दोपहर की गर्मी में ये काफ़ी राहत देती है लोगों को। और ये जो ट्रैफिक के जवान है वो 24 घंटे यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उनसे पूछते हैं ये जो हेलमेट दिए है किस तरह से काम करते हैं, कैसा लग रहा है आपको काम करने में? ये हेलमेट तो बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे लगते हैं और गर्मी वो बहुत ज़्यादा पड़ती है, इसलिए वो हेलमेट लिया है तो बहुत अच्छा है। बैटरी से चलने वाले ये एसी हेलमेट करीब 9 घंटे तक ठंडी हवा दे सकते हैं, यानी ट्रैफिक जवानों को इसे ड्यूटी के दौरान दोबारा चार्ज करने की जरूरत नहीं होती। वडोदरा ट्रैफिक पुलिस की इस पहल की सराहना हो रही है। आने वाले दिनों में ये एसी हेलमेट दूसरे शहरों के ट्रैफिक पुलिस के पास भी दिख सकता है। वडोदरा से दिग्विजय पाठक, गुड न्यूज टुडे। और चलिए बात दिल्ली के मौसम की कर लेते हैं। बेशक इस वक्त राजधानी में पारा चढ़ा हुआ है, लेकिन गुड न्यूज यह है कि दिल्ली को गर्मी से राहत मिलने जा रही है। इस वीकेंड दिल्ली में बारिश की संभावनाएं जताई जा रही हैं, लिहाजा दिल्ली वालों को कुछ दिनों तक गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। दिल्ली NCR के लोगों को तेज चिलचिलाती धूप से राहत मिलने वाली है, क्योंकि इस वीकेंड आसमान में बादलों का डेरा रहने वाला है। मौसम विभाग की माने तो बादलों वाला वीकेंड दिल्ली वालों को हल्की फुल्की बारिश से सराबोर कर सकता है, सुहाने मौसम की सौगात दे सकता है। इस दौरान धूल भरी आंधी का भी अनुमान है। अगले 5 दिनों तक दिल्ली वासियों को गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। बड़ा सा क्लाउड पैच है जो अभी अफगानिस्तान के ऊपर है, जो स्लोली इंडियन रीजन में अप्रोच कर रहा है। तो इसके प्रभाव से आने वाले 3-4 दिनों में जहां पे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रेनफॉल एक्टिविटी रहेगा, और जैसे ही WD कोई पास करता है तो क्या होता है, हवाओं का रुख अरेबियन सी से आने लगता है। उसके कारण टेम्परेचर्स में थोड़ी गिरावट आनी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन एज सच कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं रहेगी। जैसे टेम्परेचर्स हैं 19-21 का फर्क रहेगा। बारिश की फुहारें जहां बढ़ते पारे पर लगाम लगाएंगी, तो दिल्ली NCR के लिए साफ हवा की सौगात भी लेकर आएंगी। दिल्ली NCR वालों को लू के थपेड़े नहीं सहने पड़ेंगे और तापमान भी सामान्य बना रहेगा। बीते कुछ दिनों से दिल्ली का तापमान सामान्य के आसपास बना हुआ है। तेज धूप निकलने के बावजूद
गर्मी का एहसास थोड़ा कम है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में और साथ ही शाम होते होते तेज हवाओं के साथ दिल्ली में जोरदार बारिश भी हो सकती है। और अगर हम मॉनसून की बात करें तो इस बार मॉनसून में अच्छी खासी बारिश की उम्मीद जताई जा रही है, जिसका किसानों को अच्छे से खूब फायदा होगा। फिलहाल दिल्ली वासियों के लिए ये गुड न्यूज, शाम होते होते तो बारिश होगी, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में उनको गर्मी से जरूर राहत मिलेगी। कैमरा पर्सन दीपक बिष्ट के साथ मनीषा लड्डा, गुड न्यूज टुडे। देश में लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव चल रहा है। आम चुनाव के पहले चरण का मतदान आज हो रहा है। आज 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पे वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से तमाम मतदान केंद्रों पे मतदाता वोटिंग के लिए उमड़ रहे हैं। उनका उत्साह देखने लायक भी है। हम आपको दिखा रहे हैं मतदान की कुछ खास तस्वीरें। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आज एक दूल्हा शादी की रस्मों से पहले सुबह सुबह वोट डालने पहुंचा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भी एक दुल्हन शादी की तैयारियों के बीच पहले वोट डालने का अपना कर्तव्य पूरा करने मतदान केंद्र पे पहुंची। ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान कर सकें, इसके लिए चुनाव आयोग की ओर से भी पर्याप्त तैयारियां की गई हैं और लोगों को वोटिंग के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। नागपुर में ट्रांसजेंडर्स के लिए अलग से मतदान केंद्र बनाया गया है ताकि वो बेधड़क सुविधा से वोट डाल सके। उधर मध्य प्रदेश में एक ऐसा शख्स वोट डालने पहुंचा जो खुद 19वीं बार चुनाव लड़ रहा है। पिछले 18 बार के चुनावों में परमानंद तोलानी की जमानत जब्त हो चुकी है, लेकिन चुनाव लड़ने के प्रति उत्साह में कोई कमी नहीं। ये एक बार फिर से लोकतंत्र के इस उत्सव में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। देश में लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव चल रहा है। आज पहले चरण के लिए 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से तमाम मतदान केंद्रों पर मतदाता वोटिंग के लिए उमड़ रहे हैं। उनका उत्साह देखने लायक है। हम आपको दिखा रहे हैं मतदान की कुछ खास तस्वीरें, जो न सिर्फ ये बताने के लिए काफी हैं कि लोकतंत्र की जड़ें कितनी गहरी हैं, बल्कि ये भी बता रही हैं कि आज के युवाओं की भागीदारी इस उत्सव में कितनी बड़ी है। नजारा लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव का है तो तस्वीरें भी अनोखी अनोखी और खास दिखाई दे रही हैं। बात वोट के अधिकार का है, सरकार बनाने का है, तो कोई भी मतदान करने में पीछे नहीं रहना चाहता। जम्मू कश्मीर के उधमपुर की तस्वीरें हो या राजस्थान के फतेहपुर की, सभी जगह मतदान को लेकर उत्साह दिखाई दे रहा है। राजस्थान के फतेहपुर में शादी की रस्मों को निभाने के बाद दूल्हा दुल्हन पहुंच गए सीधे मतदान केंद्र। दूल्हा दुल्हन के साथ परिवार वालों ने भी उनका साथ दिया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर की ये अनूठी तस्वीर देखिए। एक दूल्हा शादी की रस्मों से पहले ही सुबह सुबह मतदान के महोत्सव में शामिल होने पहुंच गया। तो पता है कि मतदान महादान है और ये सर्वश्रेष्ठ हमारा यही काम बनता है कि हम मत, क्योंकि हमारे मत देने से ही सरकार तय हो। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भी एक दुल्हन शादी के फेरे लेने के बाद सीधे मतदान केंद्र चली आई, क्योंकि उसे एहसास था कि उसे लोकतंत्र को लेकर अपनी जिम्मेदारी निभानी है। फेरे सुबह ही हुए, अभी मैं घर पे विदा भी नहीं हुई हूँ, ब्याह से जाने के बाद फिर विदाई हुई। उत्तराखंड के चमोली में लोकसभा के लिए मतदान चल रहा है। शादी का सीजन है, लेकिन दूल्हा दुल्हन यहाँ भी वोट देने में पीछे नहीं है। अपने कर्तव्य को अच्छी तरह से समझते हैं। जोशीमठ में भी एक दुल्हन फेरों के बाद सीधे मतदान केंद्र पहुँच गयी। क्योंकि लोकसभा है जो देश के प्रधानमंत्री और जो सांसदों को चुनने का वोट है, वो उन्होंने प्रयोग किया है। ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान कर सके, इसके लिए चुनाव आयोग की ओर से पर्याप्त तैयारियां की गई हैं और लोगों को वोटिंग के लिए प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। नागपुर में ट्रांसजेंडर्स के लिए अलग से मतदान केंद्र बनाया गया है ताकि वे बेधड़क बिना किसी दिक्कत के वोट डाल सके। मुझे लगता है कि नागपुर में पहली बार ऐसा किया गया है कि खासकर ट्रांसजेंडर्स को देखते हुए, उनकी सोच को सोचते हुए फुल एक रेनबो का ये सेट तैयार किया गया हुआ है, जो कि दर्शाता है कि LGBTQI+ को दर्शाता है। ये एक रेनबो है, तो काफी उत्साह है ट्रांसजेंडर के प्रति यहाँ पर आके वोट करने के लिए। अब बात मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में एक ऐसा शख्स वोट डालने पहुंचा जो खुद 19वीं बार चुनाव लड़ रहा है। पिछले 18 बार के चुनावों में परमानंद तोलानी की जमानत जब्त हो चुकी है, लेकिन चुनाव लड़ने के प्रति उत्साह में कोई कमी नहीं है और ये एक बार फिर से लोकतंत्र के इस उत्सव में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। कठुआ से सुनील जी भट्ट, नागपुर से मुस्तफा शेख,
जोशीमठ से कमल नयन सिलोड़ी और फतेहपुर से राकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। महाराष्ट्र के नागपुर में कदम दुनिया की सबसे छोटी महिला ज्योति आमगे ने मतदान किया। इसी के साथ उन्होंने मतदाताओं से वोट करने की अपील की है। ज्योति की हाइट महज 2 फुट यानी 63 सेंटीमीटर है। वो दुनिया की सबसे छोटी महिला के रूप में जानी जाती हैं। उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। उन्हें 2 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड का बैज भी दिया जा चुका है। ज्योति आमगे का जन्म 16 दिसंबर 1993 को नागपुर में हुआ था। आपको बताते ज्योति एक्ट्रेस और मॉडल भी हैं। विश्व की सबसे छोटे कद की महिला का जो रिकॉर्ड है वो जिनके नाम है वो नागपुर की ज्योति आमगे है। उन्होंने आज नागपुर में लोकसभा के लिए जो है वो मतदान किया है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए ज्योति आमगे हैं। इनसे जानते हैं कि आपने मतदान किया है, क्या अपील आप बाकी अन्य मतदारों से करेंगे और क्या कहेंगे आप? आज 19 अप्रैल को लोकसभा का वोटिंग था, तो मैंने वोटिंग के पहले भी सब लोगों से अपील किया था कि वोट करने जाए और वोटिंग करें। ये हमारा हक है, अधिकार है, हम देश के नागरिक हैं, तो ये हमने करना चाहिए वोटिंग। बहुत सारे लोग नहीं जाते हैं और खास करके जो लड़के लड़कियां हैं वो नहीं जाते और वो सब यही कहते हैं कि हमारे एक वोट करने से क्या चला जाएगा। तो ये नहीं, ये तो होता है कि सबके पास, किसी के भी पास टाइम नहीं होता है, मेरे भी पास टाइम नहीं था, लेकिन हमने टाइम निकाल के 5 मिनट के लिए वोट करने के लिए जाना चाहिए। और मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि वोट करें। ये अच्छा, हमारे एक वोट करने से हमें ही एक अच्छा नेता मिलता है और हमारे देश का, हमारे सिटी को एक अच्छी वो मिलते हैं। अच्छे नागरिक होने के नाते से ये करना चाहिए। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहती कि वोट करें। कितने आप उत्साहित है? अभी आपने जो कि चुनाव में अपना जो राइट्स होता है वो यूज किया है, आपने मतदान किया है, कितना एक्साइटेड है आप? मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और मैंने अपने फैमिली के साथ में वोट करके आई हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने भी वोट किया है। तो मैं आपसे बार बार यही अपील करती हूँ कि वोट करने जरूर आए। ये थी नागपुर की ज्योति आमगे जो विश्व की सबसे छोटे कद की महिला का जो रिकॉर्ड है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनके नाम से दर्ज है। इन्होंने नागपुर लोकसभा के चुनाव में अपना मतदान जो है वो किया है। साथ ही इन्होंने अपील भी की है अन्य लोगों से कि वो मतदान को केवल छुट्टी ना बोलते हुए उस दिन घर से बाहर निकले और मतदान जरूर करें। योगेश पांडे, नागपुर। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में फर्जी मतदान को रोकने के लिए अनोखी पहल की गई है। बुरके में फर्जी वोटिंग ना हो, इसके लिए बीजेपी ने मुस्लिम महिलाओं को बूथ एजेंट बना दिया है। इस जिम्मेदारी से बूथ एजेंट में कैसा उत्साह दिखाई दे रहा है और किस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं, देखिए हमारे सहयोगी सुशांत मेहरा की एक खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में इस वक्त हम मौजूद हैं। सरकार की तरफ से खास तौर पर ये तैयारियां की गई थी कि जो बूथ पर मुस्लिम महिलाएं आती हैं उनकी बाकायदा जांच की जाए, कोई बुरके में वोट न डाले। उसके लिए महिला जो बूथ एजेंट है उनको तैनात किया गया है। बुरके में तमाम जो महिलाएं आ रही हैं बाकायदा उनकी चेकिंग जो है वो यहाँ पर की जा रही है। खुद बूथ एजेंट जो है वो यहाँ पर मौजूद है। उनसे भी हम पूछेंगे कि किस तरीके से वो यहाँ पर फिलहाल जो है वो काम कर रही है, जो है वो यहाँ पर बूथ एजेंट के तौर पे की गई है। किस तरीके से आप जो है वो काम कर रहे हैं? देखिए, जैसे लोग आ रहे हैं नकाब लगाए हुए हैं, उनकी नकाब हटाकर उनके ID कार्ड से चेक कर रहे हैं, मैच करके, और उनको देख रहे हैं कोई फर्जी वोट तो नहीं डाला है, उनके फिंगर्स देख रहे हैं और फिर उसके बाद उनको वहाँ भेज रहे हैं। अच्छा, ये इस बार पहली बार सरकार की तरफ से किया गया है और आपको किस तरीके से लगता है, क्या कुछ परेशानी भी आ रही है आपको या फिर सब लोग कोऑपरेट भी कर रहे हैं? कोऑपरेट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही, सब कोऑपरेट कर रहे हैं। सब कोऑपरेट कर रहे हैं। चलिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो महिलाएं यहाँ पर वोट डालने के लिए आ रही हैं, बुरखे में आ रही है या फिर नॉर्मल भी जो महिलाएं आ रही हैं, उनके लिए बाकायदा एक व्यवस्था जो है वो बीजेपी की तरफ से की गई थी और बाकायदा पोलिंग स्टेशन पर इस तरीके से बूथ एजेंट्स को जो है वो तैनात किया गया है, जो कि यहाँ पर जितनी भी महिलाएं आ रही हैं जिनमें खास तौर पर जिन्होंने बुरखा भी पहन रखा है, बाकायदा उनकी चेकिंग जो है वो यहाँ पर की जा रही है। उसके बाद ही अंदर जाने की इजाजत जो है वो इन बूथ एजेंट्स की तरफ से फिलहाल जो है वो दी जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में वोटिंग जो है लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के शुरू हो गई है। सुबह सुबह तमाम जो बुजुर्ग हैं, यंगस्टर्स हैं, वो वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं और अपना सबसे पहले वोट जो है वो कास्ट किया है। सर, ये बताइए, वोट आपने डाल दिया, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर सबसे पहले आपने वोट जो है वो रखा जब आप वोट डालने गए? विकास का मुद्दा, जो यहाँ विकास हुआ, चौमुखी विकास हुआ है। हमारी नगर विधानसभा 28 जो हमारे विधायक हैं
आदरणीय रितेश गुप्ता जी, उन्होंने चमुख विकास किया है। और हमारे जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी पहले, इसमें तमाम गुंडा राज था। इसमें ना कोई गुंडा राज है, ना कुछ कोई फरोती मांगता है। बहन बेटी आराम से सुरक्षित घूमती हैं। इसी के मुद्दे पर हमने वोट करा। सीनियर सिटीजन भी है सर, आपने वोट डाला है, आपकी उम्र 80 साल की है और सबसे पहले आपने वोट डाला है, किन मुद्दों को ध्यान में रखा जब आपने वोट किया? विकास हो और जो है मतलब सब खुशहाल रहे और महंगाई कम हो, भ्रष्टाचार कम हो। इन मुद्दों को ध्यान में, आपने किस मुद्दों को ध्यान में रखा? विकास का कानून व्यवस्था के आधार पर वोट। अच्छा, कानून व्यवस्था में बदलाव हुआ है? हाँ, बदलाव हुआ, बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है। ठीक है, चलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो लोग हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे और सुबह से ही जो वोटिंग सेंटर्स हैं उन पर लंबी लंबी कतारें जो है वो देखने को मिल रही हैं। बुजुर्ग महिलाएं जो है वो बढ़ चढ़कर अपना वोट जो है वो कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। कैमरा पर्सन अंकित सिंह के साथ सुशांत मेहरा, मुरादाबाद।